हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास है आपकी UPSSC पेट की, जिसमें हम आदित्य रंजन सर की बुक को कवर कर रहे हैं और हम काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमने इसमें काफ़ी हद तक रिवाइज कर लिया है। इसमें हिस्ट्री कवर हो गई है, ज्योग्राफी फिर कंप्लीट कर चुके हैं, हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इंडियन पॉलिटी पे हैं। तो हमने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था वित्त आयोग तक। तो आज अनुसूचित जाति आयोग से हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और इसको 2x स्पीड पर देखिएगा, पर पूरा का पूरा इसको कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज से वीडियो होने वाला है थोड़ा सा बड़ा, अब आधे घंटे से ऊपर का वीडियो आपको मिलेगा, वरना फिर एग्ज़ाम आने तक हम पूरी बुक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही घटना चक्र की PYQ वाली बुक आपकी आ रही है सुबह 8 बजे, आप उसके भी देख सकते हैं। तो उसमें आप PYQ लगा सकते हैं, सिर्फ PYQ है। और उसके बाद घटना चक्र की टो सीरीज़ में जो कि 10 प्रैक्टिस सेट है, वो भी आपके दोपहर को 12 बजे आ रहे हैं, जिसमें मैं 2 प्रैक्टिस सेट या 3-4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, नहीं दो हो चुके हैं शायद, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो वो भी पूरे 10 प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम तक कंप्लीट करा दूँगी मैं। कोशिश करूँगी घटना चक्र भी कंप्लीट हो जाए और ये बुक भी आपकी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित जाति आयोग, तो ये एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु काम करता है। सॉरी। अनुच्छेद 338 में ये उल्लिखित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति का अध्ययन करने के लिए क्या होगा, एक आयोग होगा। 65वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1990 में हुआ था। इसके द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 89 संविधान संशोधन जो कि हुआ था आपका 2003 में। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग का गठन किया गया, जो वर्ष 2004 में लागू हुआ। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो 2004 में 89वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। वो अनुच्छेद था 338A। ठीक है, 338A के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग का स्वरूप, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भाई राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो 102 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2018 में भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 338B। ठीक है, अनुच्छेद 338B के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI की। ठीक है, 1941 में भारत सरकार के द्वारा विशेष पुलिस बल के रूप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, किसके रूप में, विशेष पुलिस बल के रूप में। गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल 1963 को एक संकल्प के माध्यम से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को अपना नाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिया। ठीक है, 1965 के बाद से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को चयनात्मक आधार पर आर्थिक अपराधों एवं महत्वपूर्ण पारंपरिक अपराधों जैसे कि हत्या, अपहरण, आतंकवादी अपराध आदि के अन्वेषण का कार्य भी सौंपा गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का आदर्श वाक्य है उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा। ठीक है, अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1926 में की गई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित किया गया। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उन्हें पद से हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के ही पास है। ठीक है, सॉरी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो संघ वाला राष्ट्रपति देखता है और राज्य वाला जो देखेगा, कौन देखेगा, तो वो राज्यपाल देखेंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति, तो अच्छा, नियुक्ति तो राज्यपाल कर लेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों की, लेकिन उसको पद से हटाने का काम जो है वो राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। ये निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तो होता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं राजभाषा की। तो राजभाषा का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, 1955 में श्री BG खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। 1967 में संविधान के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, फिर 1922 में संविधान का संशोधन हुआ 71। ठीक है, जिसके द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ जो 2003 में हुआ है और इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं हम देख लेते हैं। तो पहली है आपकी असमिया, उसके बाद है बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, शहरी प्रशासन। तो स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और रिपन को क्या कहा जाता है? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो यानी कि जो पंचायती राज है और शहरी प्रशासन है, एक तरीके से वो जनक रिपन को माना जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंचायती राज की। तो पंचायती राज का अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 40। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 40। पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान आपका 40 में है। 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर ज़िले में बगदरी या बक्सागर में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया था? उद्घाटन किया था।
आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए गए थे। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पंचायती राज संस्था से संबंधित है, तो ये अधिनियम भी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित समितियों के बारे में। बलवंत राय मेहता समिति, तो 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। तीसरी बलवंत राय ने बोला कि जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए थी। उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आती है। ठीक है, अशोक मेहता की अध्यक्षता में इस समिति ने क्या किया था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसमें इन्होंने कहा कि जिला परिषद जिला स्तर पर होनी चाहिए और मंडल पंचायत इनकी गांव के समूह में होनी चाहिए। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश भी की थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं GV राव समिति में। ये आई आपकी राजीव गांधी के समय पर 1985 में। GV राव की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। इस समिति के अनुसार पंचायती राज में जिला परिषद को नियोजन और विकास कार्यक्रम के उचित प्रबंधन का मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद सृजित करने की बात जो है वो GV राव समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, या कही गई। उसके बाद आप पढ़ते हैं शहरी प्रशासन को। तो भारतीय संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243P से लेकर के अनुच्छेद 243ZG तक 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है और 73वां किससे है, पंचायत से। ठीक है, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वो मद्रास में की गई थी 1687 में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। नगर पंचायत का गठन 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में किया जाता है। नगर परिषद वहाँ होगी जहाँ 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर होंगे, और नगर निगम वहाँ होती है जहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर होता है वहाँ पर नगर निगम होती है। अब बात कर लेते हैं आपातकाल की, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपातकाल जो है वो संविधान के भाग 18 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 352 से 360 में दिया हुआ है, यानी कि आपके 3 आपातकाल है। ठीक है, पहला आपातकाल है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कहता है कि राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा होने पर आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय आपातकाल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। ये संसद द्वारा एक बार अनुमोदित करने पर 6 महीने तक लागू रहता है और इसे कितने भी समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो आप उसे 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है, जो कि मौलिक अधिकार है, को निलंबित किया जा सकता है, को छोड़कर। यानी 20 और 21 निलंबित नहीं होगा, इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे निलंबित हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और तीसरा आपातकाल लगा था 1975 में जब आंतरिक अशांति के कारण बने थे। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन आपका लगता है 356 अनुच्छेद के अंतर्गत। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
ये संसद द्वारा एक बार अनुमोदित करने पर 6 महीने तक लागू होता है और अधिक से अधिक आप 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा तक आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। एक बार संसद से मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि इसे राष्ट्रपति के द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता। ठीक है, अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं वरीयता क्रम की। ठीक है, संवैधानिक पदाधिकारियों का वरीयता क्रम की कौन किसके बाद जो है बैठता है। तो ये वरीयता क्रम तब आता है जब आपके जैसे कि कोई सम्मेलन होते हैं या फिर जैसे अवार्ड सेरेमनीज़ हो गई, है ना, तो वहाँ पर जब चेयर्स लगती हैं तो उस आधार पर आपके राष्ट्रपति आपातकाल का वरीयता क्रम जो है वो आता है, पदाधिकारियों का वरीयता क्रम आता है। तो सबसे पहले नंबर पे भाई हमारे राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, उनसे बड़ा तो कोई नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सीट आती है उपराष्ट्रपति जी की। उसके बाद प्रधानमंत्री बैठते हैं, फिर राज्यों के राज्यपाल बैठते हैं अपने अपने राज्य में, फिर आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति बैठेंगे, फिर 5A एक सीट लगेगी जहाँ पे भूतपूर्व प्रधानमंत्री बैठेंगे। फिर 6ठे नंबर पर आपके बहुत सारे लोग आते हैं। 6ठे नंबर पर आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे 1, फिर लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, फिर 7वें नंबर पर आपके केंद्र के कैबिनेट मंत्री आएंगे, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता बैठेंगे, फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष बैठेंगे, फिर राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में बैठेंगे। फिर 7A में आपके भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति बैठते हैं। 8 में आपके भारत स्थित विदेशों के राजदूत और राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त बैठते हैं। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर बैठते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर बैठते हैं। 9 नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। 9A पे आपके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बैठते हैं। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग बैठते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बैठते हैं। 10वें नंबर पर राज्यसभा के उपसभापति बैठते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठते हैं। नीति आयोग के सदस्य बैठते हैं। राज्यों के उप मुख्यमंत्री बैठते हैं और केंद्र के राज्य मंत्री बैठते हैं। 11वें नंबर पर भारत के महान्यायवादी बैठेंगे। कैबिनेट सचिव बैठेंगे। उपराज्यपाल बैठेंगे अपने संघ शासित क्षेत्र में। और 12वें नंबर पर जनरल और उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष जो हैं वो बैठते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख संविधान संशोधनों की। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इस संशोधन के तहत नवी अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत भूमि संबंधी विवादों को संरक्षण प्रदान किया गया था। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया। 10वां संशोधन आपका 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत पुर्तगाली क्षेत्र जो कि दादरा नगर हवेली था, उसको भारत में शामिल करके क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। फिर 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में। इसके अंतर्गत संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें संशोधन किया गया और गोवा दमन दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया गया। ठीक है, फिर हम संशोधन करते हैं 13वां। तो 13वां संशोधन हुआ था 1962 में। इसके अंतर्गत क्या किया गया, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, 19वें संविधान संशोधन 1966 में हुआ। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि चुनाव आयोग के जो अधिकार हैं उसमें परिवर्तन किया गया और उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संविधान संशोधन हुआ 1966 में, जिसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। फिर होता है 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में होता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।
फिर 22वां संविधान संशोधन होता है 1969 में, जिसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, क्या? मेघालय। तो मेघालय जो है वो 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत असम से अलग करके बनाया गया है। 26वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, जिसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां और उनके प्रीवी पर्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया है। 31वां संविधान संशोधन हुआ 1973 में। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या 525 से क्या कर दी गई? 545 कर दी गई, यानी कि बढ़ा दी गई। ठीक है। 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, जिसके अंतर्गत सिक्किम जो था उसको संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दे दिया गया। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हुआ। जो याद रखने वाली बात है कि प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, 1978 में हुआ था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, जिसमें उनका दुरुपयोग ना हो। ठीक है। फिर 52वां संविधान संशोधन आता है 1985 में। इस संशोधन के तहत संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी और इसे लोकप्रिय रूप में दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आया 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में आया। इसके द्वारा मतदान के लिए जो आयु सीमा थी उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। यानी कि पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 साल थी और उसके बाद माइनस करके 18 कर दी गई, जो अभी तक चल रही है। 69 संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 8वीं अनुसूची में आपकी 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। तो सिंधी जोड़ने के बाद 15 भाषा हो गई थी, तो ये हो गई 18 भाषाएं। ठीक है। तो 1992 में आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर उसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में होता है। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें क्या किया गया? शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत बनाने का उद्देश्य था। ठीक है। फिर आता है 100वां संविधान संशोधन, जो कि 2015 में किया गया, जिसमें भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ। ठीक है। 101 संविधान संशोधन आपका 2016 में हुआ है, जो कि वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया, यानी कि जीएसटी हो आपके। ठीक है। 103 संविधान संशोधन आपका 2019 में हुआ है, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण किया गया। उसके बाद 106वां संविधान संशोधन होता है 2023 में, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो सबसे लेटेस्ट आपका जो संशोधन है वो 106 संविधान संशोधन है, जो कि 2023 में हुआ है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण जो है वो किया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की। तो भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 में। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत का संघीय ढांचा और उसका नाम होगा। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान होगा। अनुच्छेद भाग 2 में आपकी नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है। तो अनुच्छेद 5 से 11 भारत में नागरिकता के अधिकार और का प्रावधान करता है। ठीक है। उसके बाद भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव का निषेध होगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 19 कहता है कि अभिव्यक्ति, आंदोलन, संघ आदि की स्वतंत्रता मिलेगी।
अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 21A कहता है कि हमें शिक्षा का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा मिलेगी। ठीक है। भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अनुच्छेद 39 कहता है कि समान वेतन और बाल श्रम निषेध होगा। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा मिलेगी हमको निःशुल्क। ठीक है। अनुच्छेद 48A कहता है कि पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा होनी चाहिए। फिर भाग 4A कहता है कि मौलिक कर्तव्य होंगे अनुच्छेद 51A में। ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं भाई? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और ये दिए किसमें हैं? तो अनुच्छेद 51A में दिए हैं। उसके बाद आता है भाग 5, जो कि संघ से आधारित है, और अनुच्छेद 52 से 151 में। 52 कहता है कि भाई राष्ट्रपति का पद होगा। 74 अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह होगी। अनुच्छेद 76 कहता है कि महान्यायवादी का पद होगा। अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक आएगा। अनुच्छेद 112 कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, यानी कि बजट होगा। और अनुच्छेद 123 क्या करता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद आपका 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि राज्य होगा अनुच्छेद 152 से 237 में। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद देता है। 161 जो है वो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति देता है। अनुच्छेद 165 महान्यायवादी का पद देता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 8 कहता है भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 में। इसमें अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन दिया हुआ है। उसके बाद भाग 9 में आपकी पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक। ठीक है। अनुच्छेद 243B कहता है कि पंचायतों का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 43B कहता है कि पंचायतों की शक्तियाँ होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए और जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए। अनुच्छेद 9A कहता है कि नगर पालिकाएँ होनी चाहिए। 243P से लेकर 243Z तक। अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZD नगर पालिकाओं के गठन और कार्य हैं। ठीक है। अनुच्छेद 9B कहता है कि सहकारी समितियां होनी चाहिए। अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक। ठीक है। अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT सहकारी समितियों के प्रावधान हैं। भाग 10 कहता है कि अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244A तक है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। 244A असम में स्वायत्त राज्य का गठन है। अनुच्छेद 11 कहता है संघ और राज्यों के बीच संबंध होगा 245 से 263 में। अनुच्छेद 249 जो है वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 262 कहता है कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन है। अनुच्छेद 12 जो है वो वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद है। अनुच्छेद 264 से 300A। अनुच्छेद 265 कर केवल विधि द्वारा ही लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 300A आपका संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 12 भारत के राज्य क्षेत्र 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 में दिया हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 301 कहता है कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता मिलेगी। अनुच्छेद आपका भाग 14 कहता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि 308 से 323 अनुच्छेद में दी हुई हैं। 312 में आपकी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद भाग 14A न्यायाधिकरण से संबंधित है, जो कि 323A से 323B अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 323A में आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, और अनुच्छेद 323B में अन्य न्यायाधिकरण है। ठीक है। उसके बाद अब चुनाव आपका किसमें है? तो चुनाव आपके भाग 15 में है। चुनाव अनुच्छेद 324 से 329A में दिया है भाग 15 में। अनुच्छेद 324 जो है वो चुनाव आयोग के गठन और कार्य से संबंधित है। अनुच्छेद भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान देता है। अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत। 338 कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा।
338 ए कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। अनुच्छेद 340 कहता है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति होगी। ठीक है, अब बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा जो है वो भाग 17 में है। ठीक है, राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 में। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। ठीक है, भाग जो है 18 है आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360 में। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन है, 360 वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं भाग में 19 में विविध है, अनुच्छेद 361 से 367 में। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों की सुरक्षा से संबंधित है। उसके बाद आ जाते हैं भाग 20 में, जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 दिया हुआ है इसमें। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 में आपको दिया हुआ है। अनुच्छेद 370 कहता है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है, जो कि अब निरस्त हो चुका है 370 के अंतर्गत। उसके बाद भाग 22 आता है, जिसमें आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन है। अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। अनुच्छेद 393 जो है वो संविधान का संक्षिप्त नाम देता है और 394 जो है वो संविधान का प्रारंभ करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 395 पूर्ववर्ती अधिनियमों की निरस्ती करता है, निरस्ती। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये फिनिश हो गया है। तो अब हम इसके करने वाले हैं PYQ। तो PYQ अब हम कल की क्लास में करेंगे या फिर आज कर लें, देख लेते हैं। इसको कर लेते हैं PYQ को, ताकि हमारी क्लास ये ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम साइंस पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में अपने PYQ को फिनिश करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1892 के सुधारों का विस्तार क्या था? 1909 का परिषदीय अधिनियम। ठीक है, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है 1909 का परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का विस्तार था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई और समिति रूप से भारतीयों को नामित करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बम्बई प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में प्रशासनिक सुधार करना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो 6 की गई थी, यानी कि 5 अन्य न्यायाधीश होते थे और 1 मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, 7। तो 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अनुसार संघीय न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे, यानी कि हो गए टोटल 7। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, लेकिन इसके साथ ही गवर्नरों को विशेष अधिकार भी दिए गए थे। इन अधिकारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने अंतिम नियंत्रण बनाए रखा। गवर्नरों को विशेष जिम्मेदारियों के तहत कार्य करने की शक्ति थी, जिससे वे प्रांतीय मंत्रियों की सलाह के बिना भी निर्णय ले सकते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1946 तक कानून बनाया था। तो ये धारा थी आपकी 100 धारा के अंतर्गत ऐसा काम हुआ था। किसने अपने सहयोगियों को ये महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो ये कहना था सोमनाथ लाहिड़ी जी का। ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी जो हैं वो भारतीय संविधान सभा के एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य थे। उन्होंने संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में ये स्पष्ट किया कि ये सभा जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित की गई है और ये ब्रिटिश योजनाओं के अनुसार ही काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सभा ब्रिटिश बंदूक सेना और आर्थिक नियंत्रण के साए में काम कर रही है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वास्तविक सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है कि द्विस्तरीय सरकार। तो यहाँ पर भाई द्विस्तरीय सरकार नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची में आपका दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो सम्मिलित नहीं है। राज्य सूची में आपकी पुलिस आती है, जेल आता है, कानून व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किस में शामिल है। तो ये राज्य सूची में आपका जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो शामिल है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो ये है आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था। तो 2014 में जो राज्य बनाया गया है वो है आपका तेलंगाना राज्य, जो कि 29वां राज्य था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं भाई, 28 राज्य हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन हुआ और ये भारत का 29वां राज्य बना। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर से जुड़ा अनुच्छेद जो है 35 से और अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों में आता है और ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसमें वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार नागरिकों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है, जो लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 21(a) से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21(a) ये सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए। तो ये आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो स्रोत है वो आयरलैंड का संविधान है। आयरलैंड के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी का उल्लेख है, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण और नागरिकों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए तो वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में आपके राजनीति के निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं और वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इस सिद्धांतों का जो उद्देश्य है वो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता हो। अब आ जाते हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा न्याय DPSP यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। तो भाई ये जोड़ा गया है आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये वाला, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान के लिए राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। तो भाई ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो भाई ग्राम पंचायतों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 40, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये व्यवस्था रखी गई है। कौन से मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य आपके सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना है, मार्ग की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो ये आपके 4A में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो उल्लेखित है, लेकिन भाग 4A है, ठीक है। भाग 4A में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75 में। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। तो भाई जो महाभियोग की शक्ति है वो राज्यसभा को विधान परिषद से अलग कर देती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें राज्यसभा भी शामिल है, लेकिन विधान परिषद जो है वो राज्य स्तर की विधायिका का उच्च सदन है, लेकिन इसे महाभियोग प्रस्ताव लाने या पारित करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता। तो भाई देखो, विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो नहीं करते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, सारे संसद सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, सभी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है भाई। तो 25 साल है। 25 साल को जब आप हो जाएंगे तो आप लोकसभा में के लिए योग्य हो जाएंगे। भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है। तो भारत की संघ कार्यकारिणी में आपके राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो भाई संसद को जो है वो उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, इसके अलावा किसी को भी नहीं है। 241 के अनुसार 245 के अनुसार संसद का क्या काम है। तो 245 के अनुसार संसद का काम है कि वो कानून बनाएगी, ठीक है। भारत के संपूर्ण या किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। तो सरकारिया आयोग आपका केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास में लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका आपकी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय प्रणाली में, ठीक है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भाई 6 वर्ष का होता है, और 2/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो 167 में है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी भाई। तो अधिकतम संख्या 552 से ऊपर लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे।
और वर्तमान में कितनी हो गई है? तो वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो गई है। ठीक है, किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है कि जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया, तो वीटो शक्ति का प्रयोग किया था डाकघर संशोधन विधेयक को लेकर के। और किसने किया था? तो ये पॉकेट वीटो प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो वो है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है वो अंडमान निकोबार का भी अपना जो केस होता है वो देखता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो भाई उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था, और संसद भवन के प्रिंसेप के चैम्बर में। और लेकिन स्थापना अगर पूछी जाए तो 26 जनवरी होती है इसकी। ठीक है, न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया जो है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और 5 अन्य न्यायाधीशों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में कहाँ बात करी गई है? तो 124 में बात करी गई है। ठीक है, कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालय में और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो भाई राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जो है वो आपको ये प्रदान करता है जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डाटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भाई ये 1992 में हुआ है, वो भी दिसंबर 1992 में आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन आया था। ठीक है, जो कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो पंचायती वाला 73 से था और 74वां आपका नगर पालिका से था। राजस्थान पहला राज्य था जहाँ 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, और इसे सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, याद रखिएगा। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर है? तो भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तर पर है। ठीक है, 3 स्तरीय प्रणाली है इसकी, यानी ग्राम पंचायत पर है, और पंचायत स्तर पर, ब्लॉक तहसील स्तर पर है, और जिला पंचायत जो कि आपकी जिला स्तर पर काम करती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। ठीक है, 1957 में 1957 में। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये एलएम सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो ये अधिनियम आपका 61 है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 का। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो इनमें से कोई भी नहीं है जिसके अधीन हो। तो ये एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसके लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, और ये आयोग किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 343 जो है वो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग संघ की राजभाषा के संबंध में है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसके बारे में ये बात करता है। धन विधेयक आपका 110 में है। ठीक है, तो धन विधेयक का जो अनुच्छेद है वो 110 है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु कितनी है भाई? तो 65 वर्ष के जब हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, किस राज्य में विधान परिषद है? तो कर्नाटक में आपकी विधान परिषद है। इन चारों में तो विधान परिषद आपकी 6 राज्यों में है, द्विसदनीय विधानमंडल है भारत में केवल 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं वो? तो आंध्र प्रदेश है एक, तो आपका बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना और यूपी में आपकी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश में भी आपकी विधानसभा है, विधान परिषद है, बिहार में भी आपकी विधानसभा विधान परिषद, कर्नाटक में भी विधानसभा विधान परिषद, और महाराष्ट्र में भी आपका विधानसभा विधान परिषद है, तेलंगाना में भी। तो सिर्फ 6 राज्यों में आपकी द्विसदनीय विधानमंडल काम करती है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर लो इसको, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाओ, फिर तेलंगाना आ जाओ, फिर आपका नीचे कर्नाटक आ जाओ, ऐसे याद कर लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो भाई ये 359 वाला जो है ना,
इसके तहत आप मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं। तो ये 359 वाला आपातकाल है क्या? तो भाई राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्ति को स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये भाई सुकुमार सेन थे। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 175 में दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट यहाँ पर फिनिश हो चुका है हमारे क्वेश्चन। और अब हम कल से पढ़ने वाले हैं समान विज्ञान या जनरल साइंस। तो हमने सबसे पहले भौतिक विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा आज का कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आज का आपका वीडियो? अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और कौन सा कंटेंट चाहिए मेरे द्वारा, जो मैं आपको कोई बुक या कोई भी आपको जो चीज़ें हैं वो आप मुझे बता सकते हो तो मैं करा सकती हूँ। और आपको कैसे ये सारे पेट की तीनों क्लासेस लग रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इस समय LT ग्रेड रोक दिया है। इसके अलावा आपको जो और कंटेंट चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो। तो फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करना है ताकि हमारी पूरी बुक ये फिनिश हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम चीज़ें कर चुके हैं। हिस्ट्री, अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एशियन इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आपका जो जितने आंदोलन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ज्योग्राफी में हम भारत और विश्व भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई है और आज हमने ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा है तो वैसे स्पीड पर देखिए और फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि समय अब ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।